एक आदमी जो आस्था पे काफ़ी विश्वास रखता है। लोग घर जब वो पूजा पाठ कराने के लिए जाता है तो लोग भी उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन उस व्यक्ति से एक दिन एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो इसके बाद कई लोग जेल के भीतर होते हैं। वाकई में आज की कहानी जो आपको हम बताने वाले हैं, दरअसल ये आपको भी कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर देगी कि इस समाज के भीतर हम भरोसा किसके ऊपर करें। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की एक जिला पड़ता है बलौदा बाजार भाटपारा, और इसी बलौदा बाजार भाटपारा का एक थाना लगता है पलारी, और पलारी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है छेरकाडी। और इसी छेरकाडी गांव के रहने वाला यशवंत साहू, यशवंत जिसकी उम्र करीब करीब 40 वर्ष के आसपास होती है। यशवंत की पत्नी का नाम होता है महेश्वरी, और महेश्वरी उनकी उम्र करीब 36 वर्ष होती है। यशवंत के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम जितेंद्र होता है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष होती है। बेटी का नाम पूनम होता है। यशवंत जो कि एक छोटा सा बिजनेस करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा होता है। बात आपसे हम कर रहे हैं 11 अप्रैल 2020 की शाम के समय की। दरअसल यशवंत का पूरा परिवार एक साथ खाना वाना खाता है और खा करके वो सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब यशवंत के पिताजी दीनानाथ साहू जब उठते हैं, जाकर के अपने बेटे को जगाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि कमरे के भीतर यशवंत साहू और उसके बेटे जितेंद्र का लाश पड़ा हुआ है, यानी डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दीनानाथ जैसे इस तरह के नज़ारा देखते हैं, काफ़ी घर के भीतर और जाते हैं और अपने बहू की जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहू के कमरे के भीतर जैसे वो घुसते हैं तो देखते हैं कि यशवंत की पत्नी की भी लाश यानी उसके बेड पे पड़ा हुआ है। अब दरअसल उन तीनों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दिया गया था, बड़ी क्रूरता से हत्या कर दिया गया था। दीनानाथ जैसे इस तरह की नज़ारा देखते, भागते दौड़ते अपने वापस लौटते हैं घर, और इस बात की जानकारी अपनी पत्नी लक्ष्मी को देता है। इधर इस बात की जानकारी जब यशवंत की माँ उसकी बेटी पूनम को जब पता चलता है, सबके सब भागते दौड़ते घर के भीतर जाते हैं। पूनम जब अपने माता पिता और अपने भाई की लाश को देखती है, काफ़ी चीख चीख करके रोने लगती है। चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। तभी इस बात की जानकारी किसी व्यक्ति ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन दे देती है। इधर पुलिस वाले को जैसे इस बात की खबर मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है, यानी मौके पे पहुंचती है और तीनों लाश को चेक करती है। तो फिर पता चलता है कि तीनों का किसी तेज धारदार हथियार से कई बार उसको रेता गया है, यानी वार किया गया है। दरअसल तीनों के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून निकल चुका था, जिसके कारण उन तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस घटनास्थल की बहुत ही बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी घटनास्थल के ऊपर पुलिस के हाथ में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले तीनों की लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर उन्हें जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में यशवंत के पिता दीनानाथ से पूछताछ करती है, तो यशवंत की बेटी पूनम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रात्रि के समय करीब आधी रात को मेरी नींद खुली थी और उस समय मैंने अपने मम्मी पापा की जोर जोर कर चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी सुना था। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए कमरे के भीतर नहीं गई। पूनम जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, तो पुलिस अब फिर पूनम से पूछताछ करती है कि तुम उस रात को कहाँ पे थी। पूनम कहती है कि साहब, मैं उस रात को मैं अपने दादा दादी के साथ दूसरे घर में सो रही थी। पुलिस दीनानाथ के ही कहने पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की पूरी छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। जब अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से यशवंत के घर पे पहुंचती है और उसके पिताजी दीनानाथ से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों के किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें सवाल दीनानाथ से करती है, तो दीनानाथ का छोटा बेटा देवेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जारा गांव का रहने वाला एक पंडित है जिसका नाम होता है रविशंकर शुक्ला। दरअसल रविशंकर शुक्ला पिछले कई महीनों से मेरी भाभी को परेशान कर रहा था। देवेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इस केस के भीतर पहला नाम रविशंकर का आता है।
पुलिस रविशंकर को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। रविशंकर कहता है कि साहब, मैं लोगों के घर जा कर के पूजा पाठ कराने का काम करता हूँ, भला मैं यशवंत के पूरे परिवार की हत्या क्यों करूँगा। पुलिस अपने तरीके से तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी रविशंकर कोई भी एक ऐसा जवाब नहीं देता जिसके ऊपर पुलिस को रविशंकर के ऊपर शक हो जाए। इसीलिए पुलिस रविशंकर को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय बीतता है, पुलिस को एक जानकारी मिलती है, एक खबर मिलती है कि दरअसल यशवंत रविशंकर के एक गाँव में जा कर के उसके गाँव के सरपंच नारायण से एक पंचायत करवाया था। दरअसल वह पंचायत के भीतर रविशंकर को ही बिठाया था। जैसे ही पंचायत के बारे में पुलिस को एक खबर लगती है, पुलिस जारा गांव के सरपंच नारायण को थाने बुला लेती है और उस पंचायत के बारे में फिर नारायण से पूछताछ करती है। सरपंच नारायण का कहना होता है कि साहब, दरअसल ये बिल्कुल सत्य बात है कि रविशंकर यशवंत की पत्नी को परेशान कर रहा था। उस पंचायत के भीतर हमने उसको धमकी भी दिया था कि आइंदा से अगर उसकी पत्नी को तुम परेशान करोगे, थाने के भीतर कंप्लेन करवा दिएंगे। सरपंच नारायण जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहते हैं, पुलिस सरपंच के ही कहने पे रविशंकर को फिर से थाने बुला लेती है और अब उससे सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रविशंकर अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हो जाती है घटना से करीब 2 साल पहले। यशवंत का पूरा परिवार, जो धार्मिक आस्थाओं में काफ़ी विश्वास किया करता था, अक्सर अपने घर में पूजा पाठ भी कराता था। यशवंत भी अपने पूजा पाठ कराने के लिए अपने घर में पंडित रविशंकर शुक्ला को अपने घर बुलाता है। लेकिन रविशंकर जब पहली बार यशवंत के घर के भीतर पूजा पाठ कराने के लिए पहुंचता है, जब उसकी पत्नी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, महेश्वरी को जब देखता है, तो महेश्वरी की खूबसूरती देख पंडित की नीयत खराब हो जाती है। इसके बाद रविशंकर पंडित जो है वो यशवंत के घर अक्सर आया जाया करना शुरू कर देता है पूजा पाठ कराने के बहाने। जब भी उसके घर के भीतर वो आता है, अक्सर यशवंत की पत्नी महेश्वरी से वो बातचीत किया करता है। लेकिन जैसे बातचीत करते करते महेश्वरी को भी बिल्कुल समझने में देर काफ़ी नहीं लगा कि रविशंकर उसको पसंद करने लगा है। अब जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, आखिरकार रविशंकर और महेश्वरी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रविशंकर जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन रविशंकर जब महेश्वरी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है, उस समय यशवंत अपने घर पे नहीं होता है। महेश्वरी के दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके होते हैं। महेश्वरी घर पे अकेली होती है। जैसे ही इधर रविशंकर को मौका मिल जाता है, महेश्वरी के घर के भीतर ही दोनों के बीच में दैहिक संबंध बनने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है, उसी समय ही यशवंत अपने घर के भीतर पहुंच जाता है और फिर इन दोनों को रंगे हाथ अपने आंखों से वो देख लेता है। और यशवंत जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है, खुद उसको देख करके अपने पैरों तले ज़मीन तक ही खिसक जाती है। इधर रविशंकर जब अपने सामने यशवंत को देखता है, वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन महेश्वरी तुरंत ही अपने पति का पैर पकड़ती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन माफ़ी मांगते हुए ये कहती है कि जो भी हमसे गलती हुई है, बस एक आखिरी बार इसको समझ करके माफ़ कर दीजिए। आइंदा से हम कभी भी रविशंकर से मुलाकात नहीं करूँगी। क्योंकि यशवंत के सामने भी कोई रास्ता नहीं होता है। यशवंत अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ ही नहीं करता, बल्कि इस बारे में अपने घर के किसी सदस्य को भी नहीं जानकारी होने देता। इसके बाद से महेश्वरी अब रविशंकर से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन महेश्वरी तो रविशंकर से बातचीत करना बंद कर देती है, लेकिन रविशंकर अक्सर महेश्वरी के नंबर पे कॉल करने लगता है। जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, कई बार उसके गांव में भी जाता है। जब उससे मुलाकात नहीं होता है, एक दिन गांव के भीतर ही महेश्वरी का बेटा जितेंद्र से मुलाकात हो जाती है। रविशंकर जब जितेंद्र से मुलाकात करता है, जितेंद्र को धमकी देते हुए एक बात कहता है कि जाकर के अपनी माँ से कहना तुम कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो फ़ोन उठा ले, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही रविशंकर इस तरह की बातें जितेंद्र से कहता है धमकी देते हुए, जितेंद्र सारी बातें जाकर के अपने पिताजी यशवंत से कह देता है। अब यशवंत को जब ये बात पता चलता है, यशवंत अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि सीधे रविशंकर के गांव जारा पहुंच जाता है और वहां जाकर के जारा गांव के सरपंच नारायण से मुलाकात करता है और रविशंकर के बारे में पूरी बात बताता है। रविशंकर के बारे में जैसे ही कहता है, अब सरपंच नारायण अपने जानने वाले कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस पंचायत के भीतर पंडित रविशंकर को बुला लेते हैं। और सरपंच पंडित रविशंकर को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम यशवंत की पत्नी को दोबारा फिर परेशान किया
तो वरना तुमको थाने भेज देंगे, दोबारा अगर ऐसा कुछ किया तो। उसके बाद से रविशंकर महेश्वरी को परेशान करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है, रविशंकर के भीतर एक गलतफहमी सी हो जाती है। दरअसल रविशंकर को ऐसा लगता है कि शायद महेश्वरी अपने पति के दबाव में आकर के उससे बातचीत नहीं कर रही है। इसीलिए एक दिन फिर से वो लगातार महेश्वरी के नंबर पे लगातार कॉल करने लगता है। कई बार कॉल करता है, महेश्वरी उसका फ़ोन तक नहीं उठाती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन रख देता है, उसके कुछ ही देर बाद उधर से महेश्वरी रविशंकर के नंबर पे कॉल करती है। फ़ोन देख करके रविशंकर भी काफ़ी खुश हो उठता है। जैसे ही फ़ोन उठाता है, महेश्वरी को काफ़ी समझाने की प्रयास करता है। महेश्वरी कहती है कि आइंदा से कभी भी मुझे तुम कॉल मत करना और ना ही मैं तुमसे बातचीत ही करना चाहती हूँ। हालांकि रविशंकर महेश्वरी को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन महेश्वरी एक बात भी नहीं मानती है और एक ही शब्द में कहते हैं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, तुम भी शादीशुदा हो, बेहतर है कि मुझे तुम भूल जाओ और अपनी दुनिया बसा लो। तो रविशंकर फ़ोन तो रख देता है, लेकिन रविशंकर के भीतर एक गलतफहमी जो बैठ जाती है। अब दरअसल रविशंकर को ऐसा लगने लगता है कि महेश्वरी अभी भी अपने पति के दबाव में ही आकर के उससे बातचीत नहीं कर पा रही है। अब रविशंकर उसी दिन उसी समय ही महेश्वरी के पति और उसके बेटे को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है, क्योंकि रविशंकर को लगता है कि जब उसके पति और उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, आखिरकार महेश्वरी मजबूर होकर के मेरे पास चली आई है। अब ये सी गलतफहमी वो पाल लेता है, उस दोनों को इस दुनिया से हटाने का तय तो करता है, लेकिन उसके अकेले का बस का बात ये नहीं था। इसलिए रविशंकर अपने ससुराल के रहने वाला एक और दोस्त भूपेंद्र से मुलाकात करता है और भूपेंद्र से अपनी पूरी कहानी को बता देता है। लेकिन जैसे अपनी पूरी प्लान के बारे में वो बताता है, भूपेंद्र भी रविशंकर का साथ देने के लिए तैयार हो उठता है। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र रविशंकर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, ये दोनों मिलकर के यशवंत और उसके बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर लेता है, 11 अप्रैल 2020 के रात के समय की। दरअसल रविशंकर और भूपेंद्र रात के समय जब बाइक से यशवंत के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में ही भूपेंद्र का एक दोस्त नेमीचंद मिल जाता है। भूपेंद्र रेमीचंद को भी अपने साथ में उठा लेता है और कहता है चलो हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने पहुंच रहे, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। उस दिन भूपेंद्र अपने दोस्त से सारी बातें नहीं कहता है, बल्कि नेमीचंद को अपने बाइक के ऊपर बैठाता है और तीनों के तीनों रात के करीब 11 बजे के आसपास यशवंत के घर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब दरअसल रविशंकर जो यशवंत के घर पे कई बार जा चुका था, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता था कि वो घर के भीतर कैसे घुस सकता है। जैसे वो तीनों यशवंत के गांव में पहुंचते हैं, नेमचंद बाइक लेकर के गांव से बाहर ही खड़ा हो जाता है और रविशंकर और भूपेंद्र यशवंत के घर के पीछे की तरफ जाता है और वहाँ पीछे की ओर से उसके घर के भीतर वो घुस जाता है। घर के भीतर ही जब घुस जाता है तो वहाँ पर देखता है कि यशवंत अपने बेटे के साथ एक कमरे में सो रहा होता है और उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। दरअसल यशवंत की बेटी पूनम जो वागल के घर में अपने दादा दादी के साथ सो रही थी। सोते समय ही भूपेंद्र और रविशंकर यशवंत के बेटे के ऊपर एक तेज़ धारदार हथियार से हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है, यशवंत का बेटा उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उठ खड़ा होता है, दोनों उसी हथियार से उसके ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं लगातार, जिसके कारण उसके यशवंत के बेटे की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा शोर शराबा होता है, यशवंत भी उठ जाता है और उसी हथियार से यशवंत की भी हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर भी हमला किया जाता है, जिसकी वजह से यशवंत की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे इस चीख पुकार की आवाज़ जो है महेश्वरी के कानों तक जाती है, महेश्वरी उठ करके अपने कमरे से बाहर जब निकलती है और दोनों को सामने देखती है, तो रामेश्वर जब अपने सामने महेश्वरी को देखता है, देख करके एकदम से डर जाता है। दोनों का डर सताने लगता है कि अब जो है पोल खुल जाएगा और हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। अब रविशंकर ना चाहते हुए भी आखिरकार उसी हथियार से महेश्वरी की भी हत्या कर देता है। उसके बाद से दोनों घर के पीछे के दरवाजे से फिर बाहर निकल जाते हैं। इधर नेमचंद जो बाइक पे पहले से ही गांव के बाहर खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा था, दोनों वहां पहुंचते हैं और दोनों तीनों उसी बाइक से वापस अपने अपने घर भाग जाते हैं। हालांकि सारी बातें ये तीनों की जब हत्या करते हैं दोनों मिल करके, तो हल्की से जब चीख पुकार होती है, ये आवाज़ जो है यशवंत की बेटी पूनम के कानों तक पहुँचती है। लेकिन पूनम जगती तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना तो कमरे के भीतर जाती है और ना जा कर के वो देखती है।
क्योंकि पूनम को ऐसा लगता है कि शायद उसके मम्मी पिताजी के भीतर आपस में झगड़े हो रहे हैं। वाकई में रविशंकर जब पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहता है तो पुलिस रविशंकर के ही कहने पर उसके दोस्त भूपेंद्र और भूपेंद्र के दोस्त नेमचंद, इन दोनों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है और पुलिस ने इन तीनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। साथियों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।